तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार, नमस्ते, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऑल ओके होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि अभी रिसेंटली मैंने और पवन सर ने मिलके एक जीएस की बुक लॉन्च करी है कि जीएस की एक बुक हिंदी में हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च करी है, जिसमें थ्योरी और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज दिए गए हैं। जिस बुक का नाम है सामान्य अध्ययन। तो आपने क्या इस बुक को देखा है? क्लास के ना एंड में हम एक बार इस बुक के बारे में बात करेंगे, और अगर जीएस के लिए आप कोई एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक देख रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्लास के एंड में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी नहीं करेंगे। चलिए, तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं। हमने इनमें से रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट को कवर कर लिया था, ठीक है? साथ साथ हमने एक पढ़ा था कॉन्सेप्ट, जो आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मनी सप्लाई के बढ़ने से, मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है या इन्फ्लेशन डिक्रीज करती है? इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है या इन्फ्लेशन डिक्रीज करती है? नहीं बेटा, मंडे को ये क्लास नहीं हुई थी। मंडे को आई वाज नॉट अवेलेबल, मंडे को क्लास नहीं हुई थी। वेरी गुड। जब इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी, महंगाई की दर इंक्रीज करेगी। जब मनी सप्लाई घटेगी, पढ़ा था ना हमने कि मनी सप्लाई बढ़ेगी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मनी सप्लाई घटेगी इन्फ्लेशन घटेगी, राइट? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, करेक्ट? ऐसा क्यों होता है? मनी सप्लाई के बढ़ने से, मुद्रा आपूर्ति के बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ती है, खरीदने की शक्ति बढ़ती है, उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका उल्टा कर देंगे, मनी सप्लाई घटेगी, इन्फ्लेशन घटेगी। मनी सप्लाई के घटने से परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड के कम होने से प्राइस कम होता है, यानी कि इन्फ्लेशन कम होती है, राइट? ये बेसिक है। फिर हमने रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट तीनों समझ लिए थे। अभी तक अगर इस चैप्टर में किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तक अगर किसी को इस चैप्टर में डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए भाई, एनी डाउट? सर मॉक सीएचएसएल का लगाएं या सीजीएल का? जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा उसका लगाओ। अगर सीएचएसएल का मॉक कर रहे हो, अगर तैयारी सीएचएसएल की कर रहे हो तो सीएचएसएल का लगाओ, नहीं तो आप उसका लगाओ। बेटा फिस्कल पॉलिसी प्रिंस भाई एक अलग चैप्टर है, वो बिल्कुल अलग चैप्टर है, वो हम अलग चैप्टर करेंगे, ठीक है? बैंक रेट क्या होता है? बहुत सिंपल है ना भैया, देखो बहुत सिंपल है। रेपो रेट जब शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई किसी बैंक को लोन दे रहा है, बैंक रेट जब आरबीआई किसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लोन दे रहा है। अब ये लंबे समय का एग्जैक्ट टाइम डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है? बात समझ आ गई? चलिए, इसके साथ हम लोग सर इन तीनों रेट में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तीनों छोड़ो, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, राइट? अब क्या होता है, हम जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हमने एक पॉइंट साथ में और समझना है कि भाई हमारी जो चैप्टर का नाम है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। हमारे चैप्टर का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर हम ये बता रहे हैं कि आरबीआई, हम बता रहे हैं कि आरबीआई भारत में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आरबीआई भारत में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, हम आपको यह सब बता रहे हैं, ठीक है? अब मनी सप्लाई को
कंट्रोल करने का मतलब होता है कि भारत में इन्फ्लेशन रेट को, भारत में इन्फ्लेशन रेट को, या भारत में महंगाई की दर को क्या करना, महंगाई की दर को कंट्रोल करना, महंगाई की दर को कंट्रोल करना। ठीक है, ये होता है। अब जैसे हमने पढ़ा कि बैंक रेट क्या होता है, हमने पढ़ा कि रेपो रेट क्या होता है, हमने पढ़ा कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। हमने 3 पॉइंट्स यहां पर कवर करने का ट्राई किया, हमने ये 3 पॉइंट्स यहां पर कवर करने का ट्राई किया। इन तीनों ही पॉइंट में हमें समझना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट्स भारत में इन्फ्लेशन को, ये तीनों पॉइंट्स भारत में इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करने के काम आते हैं, ये किस प्रकार से ये भारत में इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे या इन्फ्लेशन पर प्रभाव डालेंगे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना। बात समझ आई? क्लियर है? तो हमने ये बात समझनी है हर एक पॉइंट पे। जैसे ये बताओ मेरे को कि बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जैसे ये 3.35% हो, ये 6.5% हो, ये 6.75% हो, ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बन रही है, इसको डिसाइड कौन कर रहा है? ये बताइए आप मुझे। Who will decide the repo rate, bank rate, reverse repo rate and other rates? Very good, RBI. अब इनको बढ़ाने का, इनको घटाने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। कि रेपो रेट बढ़ाई जाए या रेपो रेट कम करी जाए, इसका अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो हमें यह सीखना है इसके बाद कि आरबीआई अगर बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर कम कर दे तो क्या होगा। तैयार हो सीखने के लिए? स्टार्ट किया जाए, बोलो। सीखने के लिए तैयार हो मेरे प्यारे दोस्तों? बोलिए, करें? वेरी गुड। चलिए अब करेंगे हम बात सबसे जरूरी कि ये जो बैंक रेट है या हमारी जो ये रेपो रेट है, हमारी जो ये बैंक रेट है, हमारी जो ये रेपो रेट है, ये भारत में इन्फ्लेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, यह भारत में किस प्रकार से इन्फ्लेशन पर प्रभाव डालती है, यह मुद्दा है। बहुत सिंपल, राइट। अब हमने बोला कि बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ाने या घटाने का जो अधिकार है, यानी कि इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने का जो अधिकार है, वो है सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास। ठीक है, अगर आरबीआई बैंक रेट को या रेपो रेट को, अगर आरबीआई बैंक रेट को या रेपो रेट को इंक्रीज करे तो क्या होगा, मतलब उसके इंक्रीज करने पर मार्केट में इंफ्लेशन घटेगी या बढ़ेगी? थोड़ा सोच के बताओ। मैं तो आंसर दे ही दूंगा, है ना, मैं तो आपको आंसर दे ही दूंगा। आप मेरे को बताओ कि अगर बैंक रेट या रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज कर दे, मानो कि पहले 4% थी, आरबीआई ने उसको बढ़ाकर 6% कर दिया, ये हमारा पहला सिनेरियो है। अब सिनेरियो के अकॉर्डिंग बताओ कि इंक्रीज करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा इन्फ्लेशन पे? आप कह रहे हो कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कोई कह रहा है कि इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी, ओके। चलो एक काम करते हैं, तो सोल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, समझ जाएंगे। अभी ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग कि मानो किसी बैंक ने आरबीआई से 100 रुपए का लोन लिया, ठीक है, उस 100 रुपए के लोन के बदले 4 उन्होंने आरबीआई को ब्याज पे किया, बैंक रेट के अंतर्गत 4% का ब्याज पे किया, ठीक है। कह रहा है कि उसको बढ़ा दिया गया कि वही 100 रुपए के बदले अब बैंक 6 रुपए का ब्याज पे कर रहा है। यानी कि इस सिनेरियो में, इंक्रीज करने के सिनेरियो में, बैंक को 2 रुपए ज्यादा, यानी कि बैंक को ज्यादा ब्याज पे करना पड़ रहा है, बैंक को ज्यादा ब्याज पे करना पड़ रहा है। सोचकर बताओ
अगर बैंक को ज्यादा ब्याज पे करना पड़ेगा, अगर बैंक को ज्यादा ब्याज पे करना पड़ेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? बैंक्स के पास, मार्केट में बैंक के पास मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? भाई अगर ज्यादा पे करना पड़ेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सरकार ने टैक्स का प्राइस बढ़ा दिया तो जब मैं 10 रुपए पे कर रहा था, मैं 12 रुपए टैक्स पे कर रहा हूं, कि यानी मेरे पास मेरी सेविंग्स कम हो जाएंगी। पहले बैंक 4 रुपए ब्याज दे रहा था, अब बैंक 6 रुपए ब्याज दे रहा है। जब बैंक 6 रुपए ब्याज देगा तो बैंक्स के पास पैसा कम है, यानी कि बैंक कम लोगों को लोन दे पाएगा। अब इस 2 रुपए के फर्क को 2 रुपए ना समझ के 2000 करोड़ समझो कि अब उतना अमाउंट बाजार में बैंक लोन कम देगा, और बैंक में तो इतने अमाउंट की बातें होती हैं, यानी कि मनी सप्लाई गिर रही है, मार्केट के अंदर पैसा कम हो रहा है। करेक्ट, करेक्ट। और हम जानते हैं कि जब मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो हम क्या पढ़कर आए बेटा? अभी हम पढ़कर तो आए अभी कि मनी सप्लाई के गिरने से इन्फ्लेशन कम होगा। क्या होगा? मनी सप्लाई के गिरने से मार्केट में महंगाई की दर क्या हो जाएगी? मार्केट में महंगाई की दर कम हो जाएगी, या ऐसे बोल दो कि इन्फ्लेशन रेट क्या कर रही है? इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो रही है। बोलो भैया, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? समझाइए, समझ आया कि नहीं आया पॉइंट? बोलो यस और नो। आ गया ना? वेरी गुड। अब आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन को रोक लेना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा देगा? कि भैया बैंक रेट और रेपो रेट को आरबीआई क्यों बढ़ा रहा है? रीजन भी तो कोई होगा, कोई रीजन तो होगा। अब आरबीआई वेला तो बैठा नहीं है कि मन करेगा बढ़ा दो, मन करेगा कम कर दो। अगर आरबीआई चाहता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस इन्फ्लेशन का नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है देश पे, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देगा, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। बात समझ आ गई? इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। ये तो हमारा पहला इंस्टेंस हुआ। दूसरा इंस्टेंस क्या है कि मानो कि भैया आरबीआई के द्वारा बैंक रेट या रेपो रेट को, आरबीआई के द्वारा बैंक रेट या रेपो रेट को, दोनों में से किसी को या दोनों को डिक्रीज कर दिया जाता है। क्या कर दिया गया? डिक्रीज कर दिया गया, कम कर दिया गया। कि पहले 6% था, उसको अब 4% कर दिया। पहले 6% था, उसको अब 4% कर दिया। कोई दिक्कत की बात ही नहीं सर जी, कर दिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि इससे अब बैंक को कम पैसे देने पड़ रहे हैं। पहले 6 दे रहा था, अब 4 देने पड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। और मनी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या होता है बेटा? मनी सप्लाई इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। कि अगर तो लगे आरबीआई को कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम है, मार्केट में इन्फ्लेशन कम है, और इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होता है? अच्छा, इन्फ्लेशन का ना एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी है। ऐसा कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से, क्या कहा जाता है? कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इन्फ्लेशन को कभी कभी बढ़ाना भी जरूरी होता है। मार्केट में लोगों के पास पैसा हो, यह भी जरूरी होता है। पैसा होगा तभी तो डिमांड बनेगी, डिमांड बनेगी तभी तो इकोनॉमी चलेगी, इकोनॉमी चलेगी तभी तो देश विकास करेगा। बात समझ आई? यही मुद्दा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट को कम कर देगा। मार्केट में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा।
डन हो गया? बोलो यस और नो। बहुत अच्छा। ये फर्क पड़ा बैंक रेट और रेपो रेट का, ठीक है, ये समझना है हमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ओएमओ। अगर आपको याद हो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, हम ये पढ़कर आ रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं हम इसी पे एक एक करके टिक करते जाएंगे कि हमने भाई ये कर लिया, ठीक है, हमने ये वाला कर लिया, हमने ये वाला कर लिया, और हमने ये वाला कर लिया। जिस जिस पॉइंट पर इन्फ्लेशन को लेकर एग्जाम में पॉइंट आता है वही समझाऊंगा, बाकी समझने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम समझ रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस पर भी टिक कर दो कि हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारा ये आगे चल के हो ही जाएगा, ठीक है। आओ भैया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यहां करेंगे, इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन की थ्योरी पढ़ेंगे। आ जाइए। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि खुला बाजार, यानी कि खुला बाजार परिचालन। क्या बेटा? खुला बाजार परिचालन, ये हमारा इस प्रकार का हो गया, ठीक है, वेरी गुड। आ जाइए। आप लोगों ने बॉन्ड्स का नाम सुना है? बॉन्ड्स का, कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, सुना कभी किसी ने? व्हाट आर बॉन्ड्स? व्हाट आर बॉन्ड्स? क्या होता है बॉन्ड्स? बॉन्ड्स कंपनीज और गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करे जाते हैं, इशू किए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे मानो कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं उस कंपनी के बॉन्ड्स ले लूंगा, मैं उस कंपनी के बॉन्ड्स ले लूंगा, ठीक है। उस बॉन्ड्स में लिखा हुआ है, मानो कि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो है 100 करोड़ रुपए, ठीक है। अब वैसे तो रिलायंस के पास 100 क्या कई लाखों करोड़ पड़े होंगे, ठीक है, लेकिन रिलायंस कहता है कि ये 100 करोड़ हम मार्केट से उठाएंगे, और रिलायंस ने आर बॉन्ड के नाम से, रिलायंस बॉन्ड्स के नाम से कुछ बॉन्ड्स इशू करे। रिलायंस ने बोला कि भाई 2024 के अंदर ये बॉन्ड्स इशू करे जा रहे हैं, इस एक बॉन्ड का प्राइस है 1000 रुपए, ठीक है। 2027 तक जिसने ये बॉन्ड्स रखे, हम इसके उनको 1200 रुपए पे करेंगे, या भी आप 1000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करो, 3 साल के बाद आपको इसके अंदर 200 रुपए का, यानी कि 20% का प्रॉफिट हम लोग दे देंगे। रिलायंस कंपनी है, लोगों को विश्वास है, लोगों ने ये बॉन्ड्स परचेज करने स्टार्ट किए, किसी ने 1 लाख के, 10 लाख के, 20 लाख के, 40 लाख के, जो बॉन्ड खरीदे, ठीक है। जो पैसे जितने बॉन्ड के खरीदे उतने पैसे रिलायंस को मिल गए, और रिलायंस ने अपने बॉन्ड्स बेच बेच के 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। रिलायंस ने अपने बॉन्ड बेच बेच के 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि बॉन्ड्स में और शेयर्स के अंदर फर्क क्या है। वैसे हमारा एक चैप्टर है, हम उसके अंदर समझेंगे कि बॉन्ड्स में और शेयर्स के अंदर फर्क क्या होता है। एक बेसिक समझा रहा हूं, बॉन्ड्स कंपनी आपसे पैसा उधार ले रही है, और उधार लेने के बदले कंपनी आपको मार्केट का, अपनी कंपनी का कोई भी शेयर नहीं दे रही है। जब मैं किसी कंपनी का शेयर परचेज करता हूं तो मैं उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाता हूं। मानो कि 100 करोड़ रुपए की कंपनी है, मैंने उसमें 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए, तो उस कंपनी का 1% मेरा हो गया, उस कंपनी का 1% मेरा हो गया। रिलायंस ने 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स इशू करे, मैंने 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीद लिए, मैंने रिलायंस को 10 करोड़ रुपए उधार दिए, इसमें रिलायंस ने मुझे अपनी कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं दी, कोई मालिकाना हक नहीं दिया। तो बॉन्ड्स एक सिर्फ इन्वेस्ट करने का तरीका है, बॉन्ड्स में आपको मालिकाना हक नहीं मिलता, डिबेंचर में आपको मालिकाना हक नहीं मिलता।
मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ आपको शेयर्स के अंदर मिलता है, दैट्स इट। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने नाज साहब कि बॉन्ड एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई 2024 में 1000 रुपए का एक बॉन्ड है, 2027 में सेम बॉन्ड 1200 रुपए का वापस आके दे देना। हो सकता है कि 1200 की जगह 1600 का हो जाए, डिमांड सप्लाई का खेल है। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये तो प्राइवेट कंपनी ने किया, ये तो प्राइवेट कंपनी ने किया। जब ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट के द्वारा, जब ये बॉन्ड्स भारत की सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करे जाएंगे तो इनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं या इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, या इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ साथ हिंदी में सरकारी प्रतिभूतियां भी कहा जाता है, सरकारी प्रतिभूतियां भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स सरकार के इशू करने का एक रीजन सिर्फ यही होता है कि मानो कि सरकार कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है और चाहती है कि लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाए, जैसे कि लोग या बैंक्स इन्वेस्ट कर सकें, इसमें लोग या बैंक्स इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। तो अब ये काम सरकार खुद तो करेगी नहीं, अब ये काम सरकार खुद तो करेगी नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जीसेक भी कहते हैं, जीसेक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करने का काम, यानी कि बेचने तथा खरीदने का काम, बेचने तथा खरीदने का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भारत के केंद्रीय बैंक को दी गई है, भारत के केंद्रीय बैंक को दी गई है। अब बताऊंगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली क्या होता है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी प्रतिभूतियों को सरकारी प्रतिभूतियों का खरीदना व बेचना किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। इसी पूरे प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशंस या खुला बाजार परिचालन कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुला बाजार परिचालन कहते हैं, समझे? आओ जरा पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जो पढ़ाया है, लिखा तो वैसे भाई वही होगा, इसके अलावा तो कुछ और क्या ही लिखा होगा, है ना दोस्त? आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस सिर्फ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू और फ्रॉम द पब्लिक और बैंक। आरबीआई का यह काम है। आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा हूं कि भारत के सरकार के बिहाफ पे आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने का काम करता है, बाय एंड सेल करने का काम करता है। उसी को ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है।
एसएससी, सीडीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, हर एग्जाम में ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बात समझ आ गई? पहले हमने क्या समझा? पहले हमने समझा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसे बोलते हैं। फिर हमने समझा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने और खरीदने का काम आरबीआई का है, और इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, या इन्फ्लेशन का इसमें क्या काम है कि ओएमओ एंड इन्फ्लेशन, ओएमओ एंड इन्फ्लेशन क्या कहना चाह रहा है ये समझना जरूरी है। मानो कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रही है, पहले सेल करेगी उसके बाद ही खरीदेगी ना, कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रही है। ठीक है, इस सिस्टम से कि जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगी तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा, यह क्वेश्चन है। सोच लो, समझ लो और बताओ, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा या इन्फ्लेशन घटेगा? बता दो भाई। मानो कि यह गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मानो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आरबीआई ने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर बेच दी। क्या बोल रहा हूं आपको मैं कि आरबीआई ने मार्केट में बैंक्स को या इंडिविजुअल्स को ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी। मानो किसी बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। ठीक है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले बैंक आरबीआई को क्या देगा? इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले बैंक आरबीआई को क्या देगा? पैसा देगा। क्या देगा? कैश देगा या मनी देगा। अब अगर मनी यहां से यहां ट्रांसफर होगी, अगर मनी यहां से यहां ट्रांसफर होगी तो इस केस में मनी सप्लाई, इस केस में मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है। इस केस में मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है क्योंकि मनी मार्केट से आरबीआई के पास जा रहा है, क्योंकि मनी मार्केट से आरबीआई के पास जा रहा है। और जब मनी सप्लाई गिरती है तो इन्फ्लेशन भी गिरती है। इसका उल्टा कर देते हैं, फिर जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर रहा है, फिर जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर रहा है तो क्या होगा? इस केस में मनी सप्लाई यानी कि मनी वापस जाएगी मार्केट में, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई के बढ़ने से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मनी सप्लाई के बढ़ने से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये पहला क्राइटेरिया, ये दूसरा क्राइटेरिया। जो बच्चा पहली क्लास अटेंड कर रहा है, बेटे बुक का नाम क्लास के एंड में बताऊंगा कि आपने जीएस के लिए कौन सी बुक लेनी। आप में से ये बताओ कि जीएस की बुक में इंटरेस्टेड कौन कौन है? जो भी है बोलो यस, कि आप में से जीएस की बुक में इंटरेस्टेड कौन कौन है ना? क्योंकि सबको बुक तो चाहिए, बिना बुक के समझ ही नहीं आ रहा कुछ, है ना? तो अभी बताऊंगा आपको मैं कि कौन सी बुक लेनी है, कहां से लेनी है और कितने की। ठीक है, आपको लगे कंफर्टेबल हो, लेना चाहते हो तो ले लेना, नहीं मन करे मत लेना, बस सीधी सी बात है। अब आप लोगों के लिए बुक निकाली तो आपको तो बताऊंगा ना। चलो ठीक है भाई, डन। चलो इसके बाद जब मैं आपसे वापस जाकर बात करूंगा तो हमने बहुत जबरदस्त तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन को भी समझ लिया। 3 बच गए हैं, सीआरआर, एसएलआर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आप बताओ, पहले कुछ नहीं लिखना, जो भी लिख रहा हूं ये सब आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा। आपने कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ मेरे पे एक एहसान करना है कि आपने बैठ के पढ़ाई करनी है। ठीक है, और जो बुक बताऊंगा ना एंड में,
उस बुक के बाद तो किसी भी क्लास के नोट्स की जरूरत ही नहीं, बस क्लास देखो, वहां टॉपिक पढ़ो, वहां जाके बुक से टॉपिक पढ़ो, बात खत्म। हाँ जी बताइए, क्या पढ़ोगे इसके बाद? 3 बच गए, 1 2 3, बताओ कौन सा बताऊं पहले, बताओ। चलो बहुत बढ़िया, पहले बताएंगे CRR SLR, पहले बताएंगे CRR SLR। कहां है CRR SLR? ये लो जी, बहुत बढ़िया, इसके बाद ही है, तो इसके बाद ही स्टार्ट कर देते हैं। एक बात पूछूंगा आप लोगों से मैं, जो आंसर आप मेरे को देना चाहते हो। मानो कि आज मेरी तनख्वाह है 50,000 रुपए, ये मेरी आज की सैलरी है, मान लेते हैं। रियल नहीं है और रियल बताऊंगा भी नहीं, ठीक है, रियल नहीं है और रियल बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। ये जो मेरी सैलरी है 50,000 रुपए, ऐसा मुझे इस सैलरी में क्या करना चाहिए कि मेरा जो फ्यूचर है वो मुझे सिक्योर दिखे। अब प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी कभी कभी चली भी जाती है ना, प्राइवेट नौकरी कभी कभी चली भी जाती है, लेकिन ऐसा मैं क्या करूं कि अगर कभी ऐसा समय आ जाए तो मुझे टेंशन ना हो। वेरी गुड, क्या करना है? यानी कि चाहे मेरा खर्चा महीने का 30,000 रुपए है, मुझे कुछ पैसा एज अ रिजर्व संभाल के रखना है, मुझे कुछ पैसा एज अ सेविंग्स सेव करके रखना है, कि मुझे कुछ पैसा अपने बचत करनी है और उसको बैंक में सेव करके रखना है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। कह रहा सट्टा वगैरह खेल लो, बहुत बढ़िया, यही सिखाइए मेरे को, मैं तेरे को सिखा रहा हूं कि बैंक कैसे काम करते हैं, तू मेरे को सिखा के सट्टा खेल लो, है? तेरे को शर्म ना आ रही? बेशरम। चलो कोई बात नहीं, मजाक चलता रहता है क्लास में। एक बार इसी तरीके से आरबीआई ने सभी बैंक के बड़े बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई, सभी बैंक के बड़े बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सारे बड़े बड़े बैंक्स के अधिकारी आए हुए थे। तो आरबीआई के जो गवर्नर थे उस समय के, उन्होंने सबको बिठाया और बिठाकर पूछा कि भाई क्या खाओगे, चाय समोसा या पिज्जा कोल्ड ड्रिंक? अच्छा आदमी ने कैसे पूछ रहा, कह रहा है कि भाई क्या खाओगे, चाय समोसा खाओगे या कोल्ड ड्रिंक पिज्जा खाओगे? तो बैंक वालों ने बोला कि सर आपने हमें इतनी दूर से बुलाया है, हम कोल्ड ड्रिंक पिज्जा या समोसे खाना तो आए नहीं है ना, तो ये बताओ कि काम क्या है? क्योंकि जब इंसान एक बड़ी उपाधि पर पहुंच जाता है ना, तो उसके पास टाइम नहीं होता। कहता काम बोल, काम क्या है, क्यों बुलाया, जल्दी बता। जैसे अभी आप लोग जिंदगी में वेल्ले हो, पढ़ाई कर रहे हो, या आप लोग कहीं अधिकारी बन जाओगे ना, तो आपको कोई बुलाएगा कि चल तेरे चाचे के लड़के के दोस्त की बहन की शादी है, चल बहुत जरूरी जाना है। आप कहोगे हम काम करने जाएंगे, तुम अपने शादी निपटाओ। जैसे मैं हूं, मुझे कल फोन आया घर से कि ना तेरी मासी की बेटी की ननद की शादी है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, जिसकी शादी है वो कर लेगा, मेरा क्या मतलब है? तो नहीं तेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा हम कहीं नहीं जा रहे, हमें काम करना है, हमारी क्लास लगी हुई है, हम पढ़ाएंगे। ठीक। तो ये बात सुनते ही कि आरबीआई के गवर्नर ने एचडीएफसी के बड़े अधिकारी को उठाया और सेम क्वेश्चन एचडीएफसी के बड़े अधिकारी से पूछा कि भाई बात बता, कल को अगर एचडीएफसी बैंक करप्ट हो जाए, मानो कि एचडीएफसी के अंदर बैंक करप्ट हो गया, सारे पैसे खत्म हो गए, डूब गया एचडीएफसी, भगवान ना करेगा ऐसा कभी हो, मेरा भी अकाउंट है उसमें, ठीक है, तो भाई तुम कैसे मेक श्योर करोगे या तुम कैसे ये पक्का करोगे कि जिन लोगों का आपके बैंक में अकाउंट है, जिन लोगों का आपके बैंक में अकाउंट है, आप उनके पैसे उनको एटलीस्ट वापस दे पाओ? कैसे करोगे बताओ? वही बात सामने आई जो आपने मेरे को बताई थी अभी, सेविंग वाली। एचडीएफसी के मैनेजर ने बोला कि देखो भाई साहब बात है ऐसी, अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए का टोटल जमा राशि आती है, अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए की जमा राशि है, 20 रुपए की जमा राशि को उसको रिजर्व में अलग कर देना चाहिए,
कि 20 रुपए तो उठाकर अलग कर दो, 20 रुपए का करना ही नहीं है कुछ, और जो बच गए 80 रुपए, 80 रुपए का आप किसी को लोन दो, 80 रुपए का आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करो, जेड़ा मर्जी काम आए वो करो, लेकिन 20 रुपए रिजर्व होने चाहिए कि जब एकदम से अगर बैंक गलत काम कर रहा है या बैंक करप्ट हो रहा, तो एटलीस्ट अपने डिपॉजिटर्स की या जिनका पैसा बैंक में है, आप उनका कुछ पैसा लौटा पाओ और धीरे धीरे बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रोंग कर पाओ, उसको सेव कर पाओ। क्लियर पॉइंट है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? एचडीएफसी के अधिकारी ने सही बोला कि नहीं बोला? जैसे उसने बोला, भाई साहब सब लोगों ने तालियां ही तालियां, तालियां ही तालियां कि एचडीएफसी जिंदाबाद, एचडीएफसी जिंदाबाद। आरबीआई के गवर्नर ने एचडीएफसी को अधिकारी को बुलाकर जोर से हक किया और बोला कि यार देख, मैं तेरे लिए पिज्जा पहले लेके आया हूं, तू पिज्जा खा ले, ऐश कर, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आरबीआई गवर्नर ने बोला कि सभी बैंक ने यह काम करना है। आरबीआई गवर्नर ने बोला अब सभी बैंक ने यही काम करना है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देखो भाई, ऐसा 4% जो तुम्हारी टोटल जमा राशि है वो तुम कैश रिजर्व रेशो के अंदर आरबीआई के पास जमा करवाओगे। क्या करोगे? आरबीआई के पास जमा करवाओगे। ठीक, ये हुआ सीआरआर। ये देखो यहां पे लिखा हुआ सीआरआर 4.5%। चलो भैया, गलती हो गई मेरे से, ये 4 नहीं है, ये 4.5% हो जाती है गलती यार, मैं भी गरीब आदमी हूं, कि 4.5% आप सीआरआर के अंदर जमा करवाओगे। ठीक, चलो भैया कोई बात नहीं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18%। तो उन्होंने बोला सिर्फ 4.5%। कहता ना 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 ना, अभी बात खत्म नहीं हुई है। कह रहा बताओ जी। उसने बोला कि भैया फिर जो आपकी टोटल जमा राशि है उसका 18%, उसका 18% बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखेगा। क्या करेगा? एज अ रिजर्व रखेगा, बचत के रूप में संभाल कर रखेगा, बचत के रूप में संभाल कर रखेगा। इसी पर एक बंदे ने, एक बैंक के अधिकारी ने हाथ खड़ा किया, सर मैं बात करना चाहता हूं। मैंने कहा बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया। तो उन्होंने बोला कि एज अ रिजर्व अगर बैंक अपने पास पैसा रखेगा तो बैंक तो वो पैसा किसी को लोन दे देगा। अगर बैंक के पास पैसा है तो आरबीआई तो 1 साल में एक बार कराएगा ना ऑडिट, पूरे साल तो किसी को लोन दे सकता है। तो कैसे मेक श्योर करोगे सर आप कि ये पैसा रिजर्व पड़ा है? तो उसने बोला कि ये पैसा आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रिजर्व रखना है, यानी कि ये नॉन कैश फॉर्म में होगा, हम इसको कैश में नहीं रख सकते। ये नॉन कैश फॉर्म में होगा, इसको हम कैश में नहीं रख सकते। अब आरबीआई की चालाकी देखो, आरबीआई कह रहा है कि 4%, 4.5% पैसा तो आरबीआई के पास डायरेक्टली तुम जाकर जमा करवा दो, ये तो कैश में जमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा बाकी बचा 18% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो उसकी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन बेच रहा है जरा बताना मुझे एक बार। अब बताओ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन बेच रहा है, मेरे को ये बताओ आप। आरबीआई। यानी कि चाहे ये 4% हो, 4.5% या फिर 18% हो, जा पैसा आरबीआई के पास ही रहा है, घुमा फिराकर सारा पैसा रहेगा आरबीआई के पास ही सेफ, क्योंकि आरबीआई को बैंक पर विश्वास नहीं है, क्योंकि बैंक एक प्राइवेट एंटिटी है और बैंक का काम है पैसा कमाना। तो आरबीआई को पता है कि अगर इन लोगों को इनके भरोसे छोड़ दिया, ये खा जाएंगे देश को, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। आरबीआई चालाक ब्रो, वेरी गुड अनीश, समझे आरबीआई क्या करना चाह रहा है यहां पर? क्लियर हो गया कि सीआरआर और एसएलआर कैसे काम करता है? तो बेसिकली आरबीआई कह रहा है कि अगर आपके पास 100 रुपए की कुल जमा राशि है, आरबीआई कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपए की जमा राशि है बेटा, उसमें से आप 4.5 रुपए आरबीआई के पास अंडर दी सीआरआर रखवाओगे और 18 रुपए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से ही परचेज करोगे। यहां पर
बैंक्स को एक फायदा है, यहां पर बैंक को एक फायदा है। जो बैंक 18% की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगर वैल्यू या प्राइस बढ़ जाए तो यह बैंक्स को फायदा है। मानो कि बैंक ने 1000 रुपए डाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अगर वो 5% से बढ़ जाते हैं, 1000 के 1005 रुपए हो गए। हम तो 1000 की बात कर रहे हैं, हम तो 1000 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट है ना 5% का, ये 5 रुपए नहीं होगा, ये 500 करोड़ भी हो सकता है। ये 500, क्योंकि अगर कोई बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करवाएगा, अब बैंकों के पास तो लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट आता है, 1 लाख करोड़ रुपए का 18%, जरा सोचना एक बार, 1800 करोड़ रुपए, 1800 करोड़ रुपए अगर 5% का इंटरेस्ट भी मिल गया, 90 करोड़ रुपए हो गए। कितने हो गए? 90 करोड़ रुपए। बात समझ आए? बात समझ आई? कहना क्या चाह रहा हूं? कहना यह चाह रहा हूं कि इसमें तो इसको फायदा है, वो भी फायदा सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट है, बड़ा बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा कम नहीं होगा। ठीक, जो पैसा आरबीआई के पास अंडर दी सीआरआर रखा है, यहां पर आरबीआई को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहां पर आरबीआई को पैसे जमा कराने पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि सीआरआर के अंदर जो आरबीआई पैसा जमा कराता है बैंक के पास, आरबीआई के पास, क्या आरबीआई उसको इंटरेस्ट पे करता है? नहीं करता, क्योंकि यहां पर कोई बैंकों के लिए काम नहीं हो रहा, यहां पर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काम हो रहा है, यहां पर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काम हो रहा है। यह मुद्दा है। ठीक है, चलो अब समझेंगे इस पे मनी सप्लाई का मुद्दा। यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं, इसी में क्लियर हो जाएगा, अलग जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। अगर आरबीआई के द्वारा सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर दिया जाए तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होने पे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अगर सीआरआर और एसएलआर को कम कर दिया जाए तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बोलो भैया, समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? ये पॉइंट समझ आया आपको? सीआरआर एसएलआर वाला नहीं समझ भी आ रहा ना? देखो इसके ना नोट्स भी हैं, जब इनको आप पढ़ोगे ना एक बार, जब आप ये समझोगे सर ने क्या बताया, सर ने क्या बोला, फिर आप इनको पढ़ोगे, ये सारी बातें आपके माइंड में छप जाएंगी। जैसे यहां लिखा हुआ है कि भाई ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या बोल रही है कि भाई इसको आप ये देख लिखा है ना कि आप इसको नॉन कैश के अंदर रखोगे, चाहे तो प्रीशियस मेटल खरीद लो इसके पैसे का, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लो, जो मन करे वो खरीद, लेकिन यूजुअली बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं, सेफ ऑप्शन है, बढ़िया रहता है मामला। ठीक है, हाँ जी, कंफ्यूजन होगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, समझे? तो आप इसको ना, हिंदी के अंदर भी है, आप इसको पढ़ोगे ना एक बार तो अपने आप आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बच गया हमारा सिर्फ एक आखिरी एक लोता, ये बचा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहां पे हमारा क्या कवर हो गया? अभी हमने मजे मजे में इन दोनों को भी कवर कर लिया, बचा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मैं इस पर भी क्लिक लगा रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ही कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये आपका आया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बहुत बढ़िया। क्या होता है अगर किसी, यूजुअली ना, मानो अगर दो बैंक है, यूजुअली मानो कि अगर दो बैंक हैं और दो बैंकों को कुछ समय के लिए या एक रात के लिए अगर ओवरनाइट लोन चाहिए, क्या चाहिए? अगर ओवरनाइट अगर किसी बैंक को लोन चाहिए या रातों रात किसी बैंक को लोन चाहिए, कोई जरूरी काम पड़ गया, तो उस केस में बैंक्स एक दूसरे से लोन ले लेते हैं,
बैंक्स एक दूसरे से लोन लेते हैं, ठीक है। ये सिस्टम चलता है, ये सिस्टम चल रहा है भारत के बाजार में, ठीक है। इस सिस्टम को बोलते हैं कॉल मनी, इस सिस्टम को बोलते हैं कॉल मनी, कि बैंक वाले को पैसा, बैंक वाले को दूसरे बैंक ने फोन किया कि भाई 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, भेजते। एक कॉल पर पैसा आ गया, एक कॉल पर पैसा आ गया, इसे बोलते हैं कॉल मनी। इसका नाम ही कॉल मनी है, इसका नाम ही कॉल मनी है, ठीक है। तो सरकार भी बढ़िया कि चल भैया अपने आप ये काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कि अपने आप ये लोग काम कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बीच में क्या हुआ, जो बड़े बड़े बैंक हैं उन्होंने तो अपना दोस्ती यारी करके, अपनी दोस्ती यारी करके सारे काम कर लिए। एक्सिस ने बोला एचडीएफसी को, एचडीएफसी ने बोला एक्सिस को, कोटक ने बोला एक्सिस को, कोटक ने बोला एचडीएफसी को। तो बड़े बैंक तो अपना ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बैंक है उनको कोई बैंक ये ओवरनाइट लोन फैसिलिटी दे ही नहीं रहा, ओवरनाइट लोन फैसिलिटी दे ही नहीं रहा, ठीक। तो क्या हो गया उसके अंदर, उसमें अब ये हो गया कि आरबीआई ने बोला, आरबीआई ने बोला कि अगर किसी बैंक को ओवरनाइट, रातों रात लोन चाहिए या ओवरनाइट फंडिंग की जरूरत है, ओवरनाइट फंडिंग की जरूरत है, ठीक है, उस केस में आरबीआई उस बैंक को लोन देगा, और वो देगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के अंतर्गत। तो जो यहां पर काम ये कॉल मनी वाला था, वही काम आरबीआई ने बैंक्स के साथ कर लिया कि भैया किसी बैंक को अगर ओवरनाइट, रातों रात लोन चाहिए तो आरबीआई बैंक को दे देगा, लेकिन उसको बोलेगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। आओ जरा पढ़ेंगे इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज अ प्रोविजन made by the Reserve Bank of India through which scheduled commercial banks can obtain liquidity overnight if interbank liquidity completely dries up। कि अगर बैंक्स एक दूसरे को लोन नहीं दे रहे हैं और कोई बैंक दूसरे बैंक को लोन नहीं देना चाहता, तो आरबीआई ने बोला कि भाई देख ऐसा है, टेंशन की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भारतीय रिजर्व द्वारा दिया गया एक प्रावधान है जिसके माध्यम से अनुसूचित वाणिज्य बैंक रातों रात तरलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अंतरबैंक, यदि अंतरबैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कि बैंक्स के आपस में, बैंक्स की अगर आपस में नहीं बन रही और किसी बैंक को ओवरनाइट फंडिंग नहीं मिल रही है, तो आरबीआई कहता है कि मैं हूं, डरने दी गल नहीं आएगी, पापा जी अभी हैगे ने, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा। बात समझ आ गई? बोलो, जब बैंक एक दूसरे से लेगा तो उसे बोलेंगे कॉल मनी, वही काम जब आरबीआई करेगा तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, रखा तो पीछे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक भाई कह रहा है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आई डोंट थिंक कि इतनी इजी लैंग्वेज में कोई समझा सकता है। थैंक यू सो मच अनिकेत भाई। मुद्दा यही है कि पैसे इस काम के मिल रहे हैं कि आराम से बच्चों को समझाओ, सही सही समझाओ। 6.75% क्या है बेटा, जो ये आरबीआई बैंक को लोन देगा, अब बैंक आरबीआई का जवाई तो है नहीं, तो उससे इंटरेस्ट लेगा ना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक प्रकार की इंटरेस्ट रेट है जो कि 6.75% की होती है, जो कि 6.75% की होती है। डन? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? बोलो डन है ब्रो? सर बैंक को किस रेट पर लोन देगा, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है बेटा, ये क्लियर, ये इसका कोई आंसर नहीं, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। चलिए प्रश्न बेटा कल पूछूंगा, अभी 5 मिनट में एक और क्लास भी है, तो वो क्लास लेंगे, ठीक है। इस केस में इन्फ्लेशन नहीं पढ़ना, जहां जहां इन्फ्लेशन पढ़ना था मैंने वहां वहां आपको इन्फ्लेशन समझा दिया। उसके अगर आपने इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर बैंक में आपसे जो मर्जी पूछ ले, ठीक है। हाँ जी, अब मैंने आप लोगों से बात करनी है बुक के बारे में।
अब मैंने आप लोगों से बात करनी है बुक के बारे में। मैं चाहता हूं कि आपसे मैं शेयर करूं, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये काम किया है मैंने, पवन सर ने आपके लिए। ये हमारी बुक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये बुक हिंदी में है, लेकिन बहुत ही इजी हिंदी इसमें यूज करी गई है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो अभी बुक इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको मत लीजिए, लेकिन हिंदी नॉर्मल है, अवेलेबल है, बहुत बढ़िया, एकदम समझ आएगा। एसएससी और रेलवेज दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है, एसएससी और रेलवेज दोनों एग्जाम के लिए। बेटा अगर इसको हम बायलिंगुअल करते हैं ना तो बुक बहुत मोटी होती है, बुक बहुत महंगी बनती है, ठीक है, इसलिए वो हम कर नहीं सकते। इसका एक सैंपल चैप्टर आपको दिखा देता हूं मैं। ये एक सैंपल चैप्टर है हमारा, लेट मी शो यू दिस। जो मुझे इस बुक में बड़ी अच्छी बात ये लगी बनाने का, मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार तो बड़ा अच्छा काम हुआ है। हमने जो ये सब्जेक्ट वाइज विषय सूची डिवाइड करी है ना, ये बच्चों के बहुत काम आएगी, एंड लास्ट डेट तक काम आएगी। प्राचीन इतिहास के टॉपिक्स हैं, नीचे पढ़ते जाओ, ऊपर टिक करते जाओ, नीचे पढ़ते जाओ, ऊपर टिक करते जाओ। ऐसे करते करते हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सब कवर है। विज्ञान पूरा दिया है, स्टैटिक जीके पूरा दिया है। ये एक सैंपल चैप्टर है कि इस प्रकार से आपके बुक में इसको बनाया हुए देखो, बिल्कुल नोट्स के तरीके से किया है, बहुत ज्यादा भरने की कोशिश नहीं करी गई। वेद के बारे में 4 लाइन लिखी, बात खत्म। कि भैया जो जो एग्जाम में आता है ना उसी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा गया। हड़प्पा सभ्यता में जो जो आता है वो लिखा कि भैया हड़प्पा खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने करी। 1921 में करी, कौन सी नदी के तट पर है, वहां पर क्या क्या पाया जाता है। साथ में एक चीज आपको मैं और दिखाता हूं जो बड़ी अच्छी मुझे लगी कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ बातें हमको बुक बनने के बाद समझ आती है कि हमने जो ये एरिया आपके लिए अलग रखा, इस एरिया में आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपके डेफिनेटली आपके काम आएंगे, एरिया आपके बहुत काम आएगा। तो जो जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश की डिमांड कर रहे हैं बेटा, ये इंग्लिश में ओनली नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आपको समझ इजीली आ जाएगा, राइट। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपने कुछ नहीं करना, आप जाएंगे अड्डा की वेबसाइट पे, अड्डा की एप्लीकेशन पर, जहां आपका मन करे वहां से ले सकते हैं। यहां पर आप जाएंगे अपने ऑल कोर्सेज पर, एसएससी के किसी भी एग्जाम पे क्लिक करना, मानो कि सीएचएसएल पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल जाएंगे नीचे नीचे, बिल्कुल एंड में जाएंगे, पहली बुक यहां पर यही दी गई है, इस पर आप क्लिक करो। यहां पर आपको ये बुक की फीस कम हो जाएगी, आपने यहां पर लगाना है डिस्काउंट कोड DISHA दिशा, इसको अप्लाई कर दो। ये आपको बुक सिर्फ 318 रुपए की आपको ये बुक पड़ेगी, राइट। इस बुक में आपको एसएससी और रेलवेज, ये बुक आपको एसएससी और रेलवेज दोनों के एग्जाम के लिए काम आएगी। यानी कि अगर आपने बुक ले ली तो आपके जीएस का इसमें टोटल सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी तक कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें थ्योरी पूरी कवर करी गई हो। इस बुक के अंदर बेटा पूरी की पूरी थ्योरी कवर है। जो भी टीचर पढ़ाएगा आपको, जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा, आपने क्लास अटेंड करनी है, यहां से वो चैप्टर पढ़ना है, आपका चैप्टर तैयार, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।